अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 2 में हार्ट प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में पढ़े हैं। इससे पहले हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पढ़ी थी जिसमें थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो हार्ट प्रॉब्लम है यानी दिल से रिलेटेड जो बीमारियाँ वो पढ़े हैं, अथीरोसेक्लेरोसिस एंड आर्टेरोसेक्लेरोसिस। अथीरोसेक्लेरोसिस में ये होता है जो कोलेस्ट्रोल होता है, कोलेस्ट्रोल जो है ये लिपिड ही एक टाइप है, किस्म है। लिपिड जो है यानी कोलेस्ट्रोल जो है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल से अंदर। आर्टरीज की जो वेसल होती है, आर्टरीज जो वेसल्स हैं, इन्हें अंदर वाली साइड पे जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रोल, जिसकी वजह से आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता जाता है, यानी पहले ही निस्बत जो है वो कम होता जाता है। मिसाल के तौर पर ये ब्लड वेसल है तो इससे अंदर वाली साइड पे यहाँ पर कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होता जाए तो ल्यूमन ऑफ आर्टरीज जो है ये कम होता जाएगा। इसी तरह आर्टेरोसेक्लेरोसिस, पहले अथीरो होता है फिर आर्टेरो होता है। आर्टेरो में डेपोजिशन ऑफ फाइबर इनटू कोलेस्ट्रॉल, यानी जो पहले कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है उसमें फिर फाइबर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब फाइबर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो साथ ही वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स हैं अंदर पहले कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ तो हमने नाम दे दिया अथीरोसेक्लेरोसिस। फिर उसी कोलेस्ट्रॉल में फाइबर्स डिपॉजिट होना शुरू हुए, फाइबर के रिजल्ट में यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हुआ। जब कैल्शियम डिपॉजिट हुआ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज की जो ब्लड वेसल है, आर्टरीज जो हैं ये जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हीं दीवार है अंदर जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल और फाइबर अंदर वाली साइड पे, कैल्शियम जो है वो उस दीवार है अपने अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे वो आर्टरीज से जो वाल होती हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, सख्त होती हैं। अब जाहिर बात है ये इलास्टिसिटी होती है, जब ब्लड जो है वो तेज प्रेशर से पीछे से ब्लड भेजता है तो ये आर्टरीज की जो वाल होती है ये ओपन होती है, यानी आर्टरीज जो हैं वो उनका ल्यूमन ज़्यादा हो जाता है, यानी आप वैजोडाइलेशन ही टर्म यूज़ करते हैं, वैजोडाइलेट होती हैं जो आर्टरीज हैं उसका ल्यूमन बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो पीछे से प्रेशर से ब्लड आया वो इजीली बियर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अब हार्ड है तो जाहिर बात है जब प्रेशर से आएगा ब्लड तो ये ल्यूमन जो है वो बड़ा नहीं होगा, ल्यूमन इनक्रीज नहीं करे है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर जो है वो बियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहले थ्रोम्बस और फिर एम्बोलिज्म है तहत, यानी जो एम्बोलस बनता है पहले थ्रोम्बस इसकी वजह बनता है अथीरोसेक्लेरोसिस या आर्टेरोसेक्लेरोसिस से, बाद में एम्बोलस और अल्टीमेटली ये थ्रोम्बस और एम्बोलस जो हैं ये साथ करते हैं अथीरोसेक्लेरोसिस और आर्टेरोसेक्लेरोसिस और अल्टीमेटली डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाती है। तो अब ज़रूरी नहीं है ये अथीरो और आर्टेरोसेक्लेरोसिस जो है ये कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम और फाइबर है डिपॉजिट होने से ही बने। इसमें मेजर फैक्टर है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर है ज़्यादा हो जाना, सिगरेट स्मोकिंग यानी आप तंबाकू नोशी ज़्यादा करें तो उसकी वजह से भी जो है वो वाल ऑफ आर्टरीज जो हैं ये हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये जो चार कंपोनेंट हैं, चार फैक्टर हैं, ये मेजर फैक्टर हैं टू काज अथीरोसेक्लेरोसिस और आर्टेरोसेक्लेरोसिस। माइनर फैक्टर्स में एज बढ़ने के साथ साथ वैसे भी जो आर्टरीज के वाल हैं उन्हें इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंक्रीज इंसान ही बढ़ती है, एज बढ़ती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जब आप मुनासिब वर्जिश नहीं करते और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी नहीं होता तो इस वजह से भी जो है वो अथीरो या आर्टेरोसेक्लेरोसिस हो जाता है। स्ट्रेसफुल कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट या कम्पिटिटिव लाइफ, ओबेसिटी
मोटापा, ये माइनर फैक्टर हैं जो अथीरोसेक्लेरोसिस और आर्टेरोसेक्लेरोसिस करवाते हैं। अब स्टेजेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज डेवलपमेंट, ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं उन्हें डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, यानी पहले नंबर पे क्या है होता है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे और लास्ट स्टेज पे। आपने सुना होगा जी फलां मरीज नहीं बचा, मौत हो गई, क्यों जी उसकी बीमारी जो है वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है, तो अब उसकी मौत जो है वो वाक़या हुई है। तो डिजीज जो है वो शुरू भी तो किसी स्टेज से ही होती है ना, स्टेज से, यानी वो लेस सवियर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सवियर होती होती एक टाइम होता है वो इतनी जिस्म में फैल जाती है, लास्ट स्टेज पे होती है और फिर वहाँ पे बंदे ही मौत हो जाती है। इनिशियल स्टेज जो होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलपमेंट में एंजीना पेक्टोरिस होती है। एंजाइना पेक्टोरिस जो है, एंजाइना पेक्टोरिस जो है, इसमें अथीरोसेक्लेरोसिस जो है ये चेस्ट पेन होती है, यानी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है। अथीरोसेक्लेरोसिस की वजह से आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर है टिश्यूज में पहुंचता नहीं है और ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुंचती, जहाँ जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है चेस्ट में। अब ये जो चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, ये आपने हार्ट अटैक में भी सुना हुआ है भी चेस्ट में पेन होती है, लेकिन जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन या हार्ट अटैक में जो पेन होती है वो आपके बाजू की तरफ चलती है, यानी चेस्ट में होती है और फिर आपके शोल्डर और बाजुओं की तरफ भी चली जाती है, लेकिन ऐसा एंजाइना पेक्टोरिस में नहीं होता। अब बाज़ दफ़ा ये होता है आप कोई हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, जिसमें हार्ट हो जो है ज़रूरत से ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो पंप करने के लिए, तो इस दौरान हार्ट की लेबरिंग जो है, हार्ट का काम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो है वो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज को नहीं पहुंचता, तो ये इनिशियल साइन है कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये इनिशियल साइन है, ये इब्तदाई अलामात में एंजाइना पेक्टोरिस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है एंजाइना पेक्टोरिस। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन अथीरो एंड आर्टेरोसेक्लेरोसिस। उसके बाद जब एंजाइना पेक्टोरिस इनिशियल साइन है, तो इसके बाद फिर हार्ट अटैक होता है, जिसे हमने मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है। मायोकार्डियल का मतलब होता है आपके दिल की जो दरमियानी लेयर है उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है ये लेयर मसल से बनी हुई होती है, क्योंकि मायो का लफ्ज ही मसल के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फारेक्शन का मतलब होता है डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो टिश्यूज मर जाते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फारेक्शन, यानी दिल है जो मसल्स हैं उनकी मौत जो होती है वो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो उसे हम बोल देते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। अब होता क्या है, जो दिल है अंदर अपनी आर्टरीज होती हैं, एक आर्टरीज वो होती हैं जो दिल से बाहर जिस्म की तरफ ब्लड हो ले जाती हैं, एक वही आर्टरीज होती हैं जो दिल है टिश्यूज हो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए दिल है अंदर ही मौजूद होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। बाज दफा थ्रोम्बस या एम्बोलस जो है वो उन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से ये परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, ब्लड सप्लाई हो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। अब जिस हिस्से में दिल है, जिस हिस्से में ब्लड नहीं ट्रांसफर होता वहां पे ब्लड नहीं जाता, इसका मतलब है वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं जाता, तो वहां पर हार्ट मसल्स में नेफ्रोसिस शुरू हो जाता है। नेफ्रोसिस क्या है, डैमेज डेथ ऑफ सेल्स, तो नेफ्रोसिस ऑफ हार्ट मसल सेल्स होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक का सबब बनता है। काजेज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होना हो जाती है। सिम्टम जो है पेन इन चेस्ट,
आप है जो सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, डिस्कम्फर्ट, आप बेचैनी महसूस होती है और ये पेन रेडिएट होती है शोल्डर, आर्म्स, नेक, जाज, जबड़ों की तरफ, गर्दन की तरफ, बाजुओं की तरफ और शोल्डर्स की तरफ जो है ये पेन रेडिएट होती है। इसके अलावा आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, नोजिया यानी आपको नींद सी आनी शुरू हो जाती है, डिजीनेस, सुस्ती पड़नी शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपको सांस जो है वो तेज तेज लेना शुरू कर देते हैं, सांस आप ही लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। जैसे ही जाहिर बात है जब हार्ट टिश्यूज हो, ऑक्सीजन ही नहीं मिले, ही एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होती, एनर्जी नहीं मिलती, उस एनर्जी से वो हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप होना होता है, वो प्रॉपर पंप ही नहीं होता, तो कार्डियक मसल डाई होते हैं। अब कार्डियक मसल जो है वो एक ही दफा डिवीजन करते हैं, वो जो पहले सेल डिवीजन कर चुके हैं। अब कार्डियक मसल जो डाई हो चुके हैं उन्हें दोबारा रिप्लेस नहीं किया जाता, क्योंकि अब इन्हें अंदर सेल डिवीजन नहीं होती। जब सेल डिवीजन ही नहीं होने, कार्डियक मसल रिप्लेस नहीं होने, तो फिर जो मर है सो मर है। अब उन जो मर जाते हैं टिश्यूज, उन्हीं जगह पे स्कार टिश्यूज आते हैं। अब ये स्कार टिश्यूज वो होते हैं डिवेलप्ड वेयर टिश्यूज ऑफ हार्ट डैमेज, यहाँ पे हार्ट है टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, हार्ट है जो सेल्स हैं वो मर चुके हैं, दिल है जो टिश्यूज हैं वो मर चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उस जगह पे जो नए टिश्यूज डेवलप होते हैं उनका नाम है स्कार टिश्यूज। ये टिश्यूज डेवलप तो हो जाते हैं लेकिन इन्हें पास एबिलिटी नहीं होती कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ही, जिस तरह मायोकार्डियम लेयर है पास होती है, क्योंकि वो तो मसल सेल है। ये स्कार टिश्यूज हैं, इनमें नॉट प्रॉपर कंट्रैक्शन, जब इसमें कंट्रैक्शन नहीं होनी तो अब ब्लड जो है वो पंप नहीं होना, पंप होता है लेकिन उतने फोर्सफुली नहीं होता है वो पूरी बॉडी का ब्लड सप्लाई इजीली हो जाए, तो इससे डैमेज हार्ट परमानेंटली वीकेंड, तो इससे हार्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीकन होना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हार्ट दिल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाए, डेथ होनी शुरू हो जाए हार्ट मसल से, उसकी वजह से दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा और अल्टीमेटली उसका हार्ट फेलियर ही तरफ चला जाएगा। अब हार्ट फेलियर मतलब फेल हो जाना, यानी हार्ट अपना काम करना छोड़ दे, फेल हो जाए अपना काम करने में। इन एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड, जब हार्ट के पास ये एबिलिटी ही ना रहे, ये सलाहियत ही ना रहे तो वो पूरे जिस्म की तरफ ब्लड हो पंप करे, तो फिर हार्ट फेलियर का नाम दे देते हैं। अब फोर्थ स्टेज है कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम। अब ये जो कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम होती हैं ये पैदा ही एम्ब्रियोनिक लेवल पे हो जाती हैं, यानी एम्ब्रियोनिक लेवल पे एबनॉर्मेलिटीज की वजह से तो नॉर्मल फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, वो फंक्शन जो वो काम है वो नॉर्मल पाथवे से हट है, एबनॉर्मल हो जाए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब बच्चा एम्ब्रियो लेवल से डेवलप हो रहा होता है तो उस दौरान जब एबनॉर्मेलिटी से फिर कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें होता है माल फंक्शनिंग ऑफ कार्डियक वेल्व, दिल में वेल्व होते हैं जिसे आपने बाइफास्फेट, ट्राइफास्फेट, सेमिल्यूनर वेल्व पढ़ा, उन्हें अंदर जो है वो बाज़ दफ़ा वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो वेल्व जो है वो अपना काम जो है वो मुनासिब अंदाज में नहीं करते, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे जब डेवलपमेंट हो रही थी तो उसी दौरान एबनॉर्मेलिटी की वजह से अब ये वेल्व अपना काम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है वेल्वुलर स्टीनोसिस। अब ये स्टीनोसिस है, स्टीनोसिस होता है नैरो होना किसी चीज़ का जो है वो अपने लेवल से कम हो जाना, तंग हो जाना, तो इसे स्टीनोसिस बोलते हैं। तो ये बाज़ दफ़ा वेल्व जो होते हैं ये नैरो हो जाते हैं, सुखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसमें ये जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, तो उसमें ये डेफिनेशन, काजेज, सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें आपने
बतानी है। डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है तो अब उसको आप पहचानने हैं कैसे, डायग्नोस कैसे करें हैं। तो उसमें पहला लेवल जो होता है वो होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में जो टेक्निक यूज की जाती है, जो मेथड यूज किया जाता है, उस मेथड का नाम है कार्डियक कैथेटराइजेशन। इस कैथेटराइजेशन में होता ये है, एक ट्यूब का नाम होता है जिसका नाम है कैथेटर। ये आप ही वेन्स और आर्टरीज, या वेन्स में से या आर्टरीज में से पास की जाती है। ये ट्यूब होती है जिसको वेन्स और आर्टरीज के जरिए से पहुंचाया जाता है दिल के पास। अब आप पूछे हैं जी वेन्स और आर्टरीज में से पास होती हुई ये हार्ट के पास कैसे पहुंच जाती है, तो इसके सामने होता है रेडियोग्राफिक फ्लोरोस्कोप जाइडस। ये जो फ्लोरोस्कोप होती है इससे रेडियोग्राफी यानी इससे रेडिएशन निकलती हैं, जिससे डिटेक्ट करती हुई जाइडस लेती हुई ये आहिस्ता आहिस्ता हार्ट के पास ट्यूब हो, डॉक्टर हजरात जो होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसे हार्ट के पास पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो वहां जाते ये कैथेटर है सामने, ये जो रेडियोग्राफिक फ्लोरोस्कोप होती है ये एक एंजियोग्राम लेती है, यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है। वो बाहर जो आपके पास स्क्रीन होती है, टीवी होता है, ये एलसीडी होती है, उसकी स्क्रीन है ऊपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, उसे बोलते हैं एंजियोग्राम। अब ये एंजियोग्राम से इवेलुएट किया जाता है, पता लगाया जाता है जो वो डिजीज है वो मैट्रियल वेल्व में तो नहीं है। मैट्रियल वेल्व का मतलब बाइस्फीड जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है दरमियान में बाइस्फीड वेल्व होता है, उसे मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। एओर्टा में तो नहीं प्रॉब्लम, एओर्टिक वेल्व में तो नहीं कोई प्रॉब्लम, या फिर वेंट्रिकल का साइज या फंक्शन में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए एंजियोग्राफी दी जाती है। अब इसके अलावा एंजियोग्राफी की एक दूसरी टाइप है जिसका नाम है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी है आपको पता है वो ब्लड वेसल जो हार्ट है अंदर मौजूद हो, यानी वो आर्टरीज जो हार्ट है अंदर मौजूद हो, उनका नाम है कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये डिटेक्ट करती है स्टेनोसिस हो एंड राइट रीवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर। डिटेक्ट स्टेनोसिस, ये स्टेनोसिस आपको पता है कोरोनरी आर्टरीज का जब ल्यूमन जो है वो कम होना शुरू हो जाए, यानी वैसो कंसंट्रेशन हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं नर्विंग ऑफ वेसल्स। तो ये जब कोरोनरी आर्टरीज नैरो होना शुरू हो जाए तो ये उसे डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होती हैं, और फिर ये हमें उसकी रीवास्कुलराइजेशन यानी उसको इनिशियल जो है वो उसे दोबारा रीशेप करने में जो है जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है उसके बारे में जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी की मदद से हम हल करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो डिफरेंट और डायग्नोसिस प्रोसेस हैं वो भी स्टडी करते हैं। उतनी देर है लिए अल्लाह हाफिज़।